नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश हिंदी कितनी अपनी, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी जिसमें हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं, अपने मन की भावनाएं अपने परिवारजनों तक पहुंचाते हैं, अपने प्रियजनों तक पहुंचाते हैं। नौकरी जहां हम करते हैं, जिस स्कूल या कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, वहां हम अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं या जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी उम्र कितनी हो गई है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का भी एक शरीर है। हिंदी, ये ठीक है कि हिंदी कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन हिंदी मनुष्य की तरह है। उसकी भी संवेदनशीलता है। वो भी हमसे पूछती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। बोलते तो हिंदी हो, लेकिन तुमने किया क्या। हमारे वो राजनेता जो संसद और विधानसभाओं में, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूँ, जीत कर आते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, उनसे हिंदी पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। तकनीक में जो हमारे युवा साथी या जो युवा नहीं हैं, वो इंजीनियर्स जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, उनसे भी हिंदी पूछती है कि आपने मेरे लिए क्या किया, मुझे तकनीक की दृष्टि से कितना अच्छा बनाया। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि अगर हिंदी आगे बढ़ेगी तो तभी आगे बढ़ेगी जब हिंदी मेडिकल कॉलेज में, बड़ी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में हिंदी दिवस के दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये बात कही है कि मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई हिंदी में कराने के लिए, पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए, संशोधन नहीं, हिंदी के पाठ्यक्रम के लिए एक टीम बनाई जाएगी। तो जब तक हिंदी इंजीनियरिंग की भाषा नहीं होगी, मेडिकल की भाषा नहीं होगी, वो तमाम पढ़ाई और वो तमाम मसले, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब वो बॉलीवुड जो हिंदी फिल्मों के दम पर कमाई करता है, उसमें ऐसे लोग हैं जो रोमन हिंदी में स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी अंग्रेज़ी में MAI, मैं जा रहा हूँ, जा JAARAHA। अगर इस तरह से हिंदी लिखी और समझी और बोली जाएगी तो ये हिंदी के लिए भी बहुत चिंतनीय है। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा अतीत की तरफ झांकते हैं। और आज से करीब 5 साल पहले भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर विश्व हिंदी सम्मेलन का एक महत्वाकांक्षी आयोजन हुआ था। उस आयोजन की यादें भी इस मौके पर, उनको याद करना, उनको आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो क्या कुछ कहा था उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो अभी भी इसी दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। पहले एक झलक उसकी। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है, उसका भली भांति मुझे अंदाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप कितना शक्तिशाली है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि देश में हिंदी को लेकर चलाए गए अधिकतर आंदोलन ऐसे लोगों ने चलाए हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। और आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी जी, गांधीयन फिलॉसफी से निकले हुए लोग, उन्होंने यहां तक
उन्होंने भाषा को और लिपि को दोनों की अलग अलग ताकत को पहचाना था। तो हम आपको अतीत की तरफ ले गए हैं और 5 साल पहले भोपाल के लाल परेड मैदान पर, जिसको हम मोतीलाल नेहरू मैदान भी बोलते हैं, वहाँ पर जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री हिंदी पर धारा प्रवाह बोलते गए। उस समय उन्होंने ये भी कहा कि देश में हिंदी की जड़ें और प्रभाव कितना गहरा है, और इसे समझाने के लिए उन्होंने अपने राज्य गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो वो गुजराती में नहीं होता, बल्कि वो हिंदी में अपना गुस्सा निकालते हैं। हमारे यहाँ गुजरात का तो स्वभाव था कि दो लोगों को अगर झगड़ा हो जाए, गांव के भी लोग हो, वो गुजराती में झगड़ा कर ही नहीं सकते। उनको लगता है कि गुजराती में झगड़े में प्रभाव पैदा नहीं होता है, मजा नहीं आता है। जैसे ही झगड़े की शुरुआत होती है तो वो हिंदी में अपना शुरू कर देते हैं। दोनों गुजराती है, दोनों गुजराती भाषा जानते हैं, लेकिन अगर ऑटो रिक्शा वाले से भी झगड़ा हो गया पैसों का, तो तू मैं हिंदी में शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हाँ हिंदी बोलूंगा तो उसको लगेगा हाँ ये कोई दम वाला आदमी है। हिंदी बोलूंगा तो लगेगा कोई दम वाला आदमी। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वो ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदी, अंग्रेज़ी और चाइनीज़ यानी चीनी भाषा जो है, मैंडोरिन, जो दुनिया की माना जाता है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली आबादी के लिहाज से भाषा है, ये दुनिया की 3 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक होंगी, या तीनों उस क्लब में शामिल होंगी जो सबसे दुनिया की 3 शक्तिशाली भाषाओं का क्लब होगा। कौन कौन सा? हिंदी, अंग्रेज़ी और चीनी। क्योंकि ये हिंदी जो है वो अब बाज़ार की भाषा बनती जा रही है, क्योंकि बाज़ार और व्यवसाय को प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, खुद उद्यमी रहे हैं, भले ही वो चाय के एक छोटे से व्यापार से जुड़े रहे हैं, लेकिन बहुत समझते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदी अब व्यापार की भाषा है और तकनीक में, टेक्नोलॉजी में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी को जानकार है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है। अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी। और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन सबका दायित्व बनता है कि हम भारतीय भाषाओं को भी और हिंदी भाषा को भी टेक्नोलॉजी के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करें। जितना तेजी से इस क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट हमारी स्थानीय भाषाओं से लेकर के हिंदी भाषा तक नए सॉफ्टवेयर तैयार करके, नए ऐप्स तैयार करके जितनी बड़ी मात्रा में लाएंगे, आप देखिए ये अपने आप में भाषा एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाली है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाषा एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकती है। तो भोपाल में 2015 में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में और इसके आयोजन के पीछे जो शिल्पकार थे उनकी याद आना इस समय बहुत ज़रूरी है। इस समय वो हमारे बीच नहीं, इस दुनिया में नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की। लेकिन उन्होंने पूरी जी जान से इस सम्मेलन की रूपरेखा तय की थी। अनिल माधव दवे नारियल की तरह रहे, ऊपर से बहुत सख्त प्रतीत होते थे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत कोमल और संवेदनशील मन वाला राजनेता था जो लिखने पढ़ने में बहुत गहरी रुचि रखता था, खासतौर से हिंदी को। तब उन्होंने ये माना था कि यदि हिंदी को समृद्ध बनाना है तो उससे जुड़ी बोलियों और लोक भाषाओं को भी उतना महत्व देना होगा। तो देखिए 2015 के सम्मेलन में एक अलग मिजाज और अद्भुत राजनीतिक व्यक्तित्व वाले नेता से बंसल न्यूज़ की बातचीत।
बीच का एक काल ऐसा गया जी। कि खड़ी हिंदी को ही जी लोगों ने जी। शिष्ट भाषा कह डाला हाँ हाँ और बिल्कुल ठीक। सारी लोक भाषाओं को जी उन्होंने कहा कि ये लोक भाषा है। जी भगवान को धन्यवाद, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि उन्होंने लोक भाषाओं को अशिष्ट भाषा नहीं कहा। जी ठीक बात। ये अपनी प्रशंसा में दूसरों को छोटा बोलने का ढंग है। भारत की सभी लोक भाषाएं, हिंदी की सारी लोक भाषाएं हिंदी का ही विस्तार है। आप जैसा कह रहे हैं कि चाहे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, म्यांमार हो, वहाँ भी जो सारी भाषाएं हैं बहुत गहरा नाता है उनका हिंदी से, निश्चित तौर और विश्व के अन्य देशों में भी है। हमने उन सब के बीच में समानता ढूंढने के बजाय हमने ये असमानता ढूंढने की कोशिश की कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब चिंतन के अंदर ही विघटन होता है, जब पर्दे के पीछे यानी मस्तिष्क के पीछे आदमी के मन में भारत की अस्मिता नहीं होती है, या उसे लगता है कि इसका गौरव गान करे, ठीक है सीमा में करो, ज़्यादा मत करो हिंदी का गौरव गान, तो फिर ये सारी समस्याएं आने लगती है। जब भी आप निखालस होकर के कहेंगे कि नहीं, मैं हिंदी के उत्थान और प्रगति के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा, आप देखिए उसके बाद में भगवान अपने आप। मौका हिंदी दिवस का है, अवसर हिंदी दिवस का है, तो चलिए अब बात उस चौराहे की जहां हर रास्ते से हिंदी गुजरती है, जहां आने वाला हर रास्ता हिंदी में मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के गांधी चौक की, जो अब पीएससी और तमाम प्रशासनिक सेवा की तैयारियों या जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं क्लरिकल लेवल की, उनकी तैयारियों के लिए एक एजुकेशन हब बन चुका है। जो लोग दिल्ली के मिजाज को समझते हैं वो मुखर्जी नगर को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली में मुखर्जी नगर ही वो काशी काबा है जहाँ हर विद्यार्थी देश के अलग अलग हिस्सों से ये सपना लेकर आता है कि बाजीराम में जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, खान स्टडीज़ में जाएगा तो कहीं निकल जाएगा। तो इसी तरह बिलासपुर की ये जो जगह है ये एजुकेशन का एक हब है, और ये दावा बार बार सामने आता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाले विद्यार्थियों की जो जगह है उसका नाम है बिलासपुर। देखिए पैकेट। ये है छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर। वैसे तो ये बिलासपुर का गांधी चौक है, लेकिन इसे अब दिल्ली के मुखर्जी नगर से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अब पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हब बन चुका है। गांधी चौक के एक युवा सुनील टुटेजा ने डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़कर यहाँ कोचिंग संस्थान शुरू किया था। संभवतः गांधी चौक का पहला कोचिंग संस्थान था। इस कोचिंग से बच्चे निकलने लगे और बिलासपुर का नाम मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस के पटल पर अंकित हो गया। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का संपूर्ण केंद्र गांधी चौक हो गया। तब तक बच्चों को तैयारी करने के लिए और भी कोचिंग संस्थान खुल गए। 2003 में बिलासपुर के गांधी चौक पर आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आए डॉक्टर आनंद कश्यप ने गांधी चौक को जिया है और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ पदस्थ है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम उन्होंने गांधी चौक ही दिया है। बिलासपुर जो है आज के समय में मुखर्जी नगर कहलाता है। मुखर्जी नगर इसलिए कहलाता है कि दिल्ली में जैसे मुखर्जी नगर में रह करके बच्चे तैयारी करते हैं और आईएएस की सर्विस में जाते हैं, वैसे ही यहाँ गांधी चौक में, बिलासपुर के गांधी चौक में बच्चे आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं और अन्य राज्यों से भी आते हैं, जैसे एमपी हो गया, और जैसे हिंदी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए यूपी बिहार तक से छात्र यहाँ आते हैं। फिलहाल गांधी चौक के आसपास करीब 20,000 बच्चे पीएससी और व्यापम की तैयारी करते हैं, जो अपने आप में दिल्ली के मुखर्जी नगर से कम नहीं है। दिल्ली के मुखर्जी नगर को आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों का हब माना जाता है। उसी तरह गांधी चौक को भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों का हब कहा जाने लगा है। यहाँ से हर साल 65% बच्चे पीएससी और व्यापम की परीक्षा में पास आउट होकर प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं। मैं बिलासपुर को इसलिए चुनी हूँ क्योंकि जैसे आईएएस के लिए दिल्ली है, वैसे ही बिलासपुर यहाँ डिप्टी कलेक्टर के लिए मतलब डीसी के लिए पीएससी कोचिंग के लिए, तो इसलिए मैं बिलासपुर को चुनी।
यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा अपने को, जो भी बुक्स अवेलेबल है और गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है। बहुत सारे टीचर है जैसे सर हमारे जिस कोचिंग में हम संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है हम लोग के लिए। गांधी चौक को मुखर्जी नगर बनाने में यहाँ के माहौल की भी खास भूमिका है। आसपास बुक डिपो और कैफे भी चौक को प्रतियोगी छात्रों के अनुकूल बनाते हैं। वर्किंग डिस्टेंस पर बुक डिपो होने की वजह से बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता और किफायती दरों में बच्चों को हर किताब और नोट्स मिल जाते हैं। श्री बुक डिपो यहाँ का सबसे पुराना बुक डिपो है, जिसे अब बुक मॉल कहकर बुलाना ज्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ साहित्य की किताबें भी उपलब्ध हैं। में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों का एक बड़ा हब बन चुका है श्री बुक डिपो, श्री बुक मॉल। प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों के साथ रामायण और रामचरितमानस की किताबों में विभिन्न प्रकार के लेखकों की, आशुतोष राणा की अभी रामराज बेस्ट सेलिंग बुक साबित हुई है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के कोचिंग सेंटर और बुक डिपो ही इसे एजुकेशन का हब बना रहे हैं। और मौका हिंदी दिवस का है तो ये गांधी चौक ऐसा चौराहा है जहाँ से गुजरकर हिंदी की प्रतिभाएं पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तपते सूरज के नीचे खड़ा हूँ, अभी तो शाम बाकी है, अभी दुनिया मुझको क्या पहचानेगी, अभी तो मेरी पहचान बाकी है। कुछ इन्हीं सपनों को लेकर बिलासपुर के गांधी चौक, या यूँ कहे कि दिल्ली के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले इस गांधी चौक में हजारों प्रतिभागी अपने सपनों को पहचान देने कड़ी मेहनत कर यहाँ पहुँचते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। तो देखा आपने कि किस तरह से बिलासपुर का ये हिस्सा, ख़ासतौर से हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है। चलिए सीधे चलते हैं पीयूष गुप्ता जी जो संचालक हैं श्री बुक डिपो के, और उनके पुत्र प्रतीक गुप्ता दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हिंदी के ध्वजवाहक के तौर पर आप दोनों को प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि मैं उस पीढ़ी से हूं जहां डिजिटल मीडियम्स जो हैं मुझे किताब पढ़ने के लिए नहीं सुहाते हैं। मुझे श्री बुक डिपो, जैसे भोपाल में वैरायटी बुक हाउस या लॉयल बुक डिपो हैं, मुझे ये सुहाते हैं जहाँ किताबों की ढेर सारी मौजूदगी और उनकी एक सोंधी सोंधी गंध के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुस्तकों के महासागर में तैर रहा हूँ और ये पुस्तकें मुझे आकर्षित कर रही हैं, ललचा रही हैं, मुझे बुला रही हैं अपने पास। सबसे पहले मैं पीयूष जी आपसे जानूंगा कि आपके बाबूजी भी इस व्यवसाय से जुड़े थे, और व्यवसाय शब्द ज़रूर है लेकिन आप लोगों ने इसे किसी बहुत मूल्यवान पूंजी की तरह संचालित किया है, चलाया है। और मुझे ये भी पता चला आपके माध्यम से भी और बिलासपुर में अन्य लोगों के माध्यम से भी कि आपके पिताजी कुछ चुनिंदा पुस्तकों का सेट रखते थे और अगर कोई नवविवाहित दंपत्ति है तो उसको भेंट करते थे। इस व्यवसाय से जुड़ने की आपकी कहानी और किस तरह से किताबों का महत्व है, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर चाहूँगा। जी जी। इसका पूरा श्रेय मेरे स्वर्गीय बाबूजी को जाता है, जो मुझे इस पुस्तक व्यवसाय में लेके आए। वो एक बड़े पब्लिशर भी थे जो 1960 से पब्लिशिंग करते थे जी। उन्होंने काफ़ी किताबें छापी हिंदी साहित्य में, प्रेमचंद, शरदचंद और तमाम जितने बड़े हिंदी के लेखक थे सब हम लोगों के छापे हैं, पुस्तकों को अच्छा प्रिंट किए हैं जी। और मेरे बाबूजी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के बच्चों को किताबें दिया करते थे। यहाँ पे एक माहौल बनाया उन्होंने और 1986 से मैं बाबूजी के साथ बैठना चालू किया यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये स्वर्गीय माता जी जो थी वो भी मेरे साथ थी, अभी माँ जी नहीं रही लेकिन उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, मेरी माँ जी। और माँ के नाम पे ये श्री बुक डिपो की संस्था संचालित कर रहे हैं हम लोग। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अपना छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जो है संस्कारधानी साहित्यिक पुस्तकों का बन चुका है जी। आपके पिताजी जिन पुस्तकों का बंच देते थे और जो ख़ास तौर से कुछ चुनिंदा पुस्तकें, जिनमें से कुछ पुस्तकें मुझे आपके माध्यम से मिली भी हैं, उसके पीछे की क्या कहानी थी? यानी उस समय के जो, आज भी मैं आपको भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि किताबों का ये काम, व्यवसाय ज़रूर आप करते हैं लेकिन आप जीते हैं उसको, आपकी आत्मा बसती है श्री बुक डिपो में। तो बाबूजी का वो किस्सा क्या है, वो ज़रा हमें बताइए संक्षेप में जी। बाबूजी हर नवविवाहिता को चेके आंगन महके द्वार
और कण कण मुस्कुराएं, कन्हैयालाल मिश्र की ये छोटे छोटे निबंध की किताबें थे। हर नवविवाहिता को जब भी हमको भी यही सिखाया गया है कि किसी भी शादी में जाएं, लिफाफा पैसे का नहीं देना है, पुस्तकें देना है। ये मैं 1986 से बाहर सेकेंडरी करके आया, तो बाबूजी की दी हुई सीख है। आज भी हम जिस शादी समारोह में जाते हैं, जन्म दिवस की पार्टी में, तो पुस्तकें ही लेके जाते हैं और हिंदी की पुस्तकों को ही हम लोग बढ़ावा देते हैं कि हिंदी की ही पुस्तकें जाएं, हिंदी का ही पुस्तकों का प्रचार प्रसार हो। और बहुत अच्छे से बाबूजी की सीख दी थी हमको, जिसका हम लोग आज तक पालन कर रहे हैं। पुस्तकें अगर आसपास हों तो कौन ऐसा है जो उनको पढ़ने से बच सकता है? आप भी एक अच्छे पाठक में बदल गए होंगे। जी जी, मैं आप भारतीय ज्ञानपीठ की तो करीब करीब मेरी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। मृत्युंजय है, छावा है, कन्हैयालाल मिश्र की जी किताबें हैं, ओशो की भी पढ़ता हूँ। अभी रिसेंट में मैं आशु भाई की ये किताब पढ़ रहा हूँ, राम राज्य। वाह, ये पढ़ रहा हूँ अभी रिसेंट में। जी। चलिए, मैं आपके पुत्र प्रतीक जी की तरफ चलता हूँ। किताब है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व भी है आपका, क्योंकि आपसे मुलाकात करने का सुअवसर मुझे मिला है। एक शालीनता, सरलता और नर्मदांचल के निवासी होने की जो एक विशिष्टता मैं हमेशा मध्य प्रदेश के निवासियों में पाता हूँ, जो नर्मदा पट्टी के निवासी हैं, वो आप में कूट कूट कर भरी है। प्रतीक एक युवा तो हैं ही, और यूपीएससी के लिए उनकी तैयारी दिल्ली तक परवान चढ़ी है, और हम सब की बहुत शुभकामनाएं हैं उनको कि वो बिलासपुर और अपने पिता और अपने दादाजी का नाम रोशन करें। प्रतीक, मुझे ये बताइए कि मुखर्जी नगर कहलाने वाला ये जो क्षेत्र है, और इसमें श्री बुक डिपो का भी बहुत अहम योगदान है, किस तरह से यहाँ युवा आते हैं? और जो हमने सुना है कि बिलासपुर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी दबदबा है हिंदी भाषी विद्यार्थियों की, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा में। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में रहा 5 साल जी, और वहाँ पर सर 2 हब हैं, एक मुखर्जी नगर है और अभी जो पिछले 10 सालों में डेवलप हुआ है वो है ओल्ड राजेंद्र नगर जी। तो वहाँ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उन्होंने विभाजन कर दिया है जी। जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो मुखर्जी नगर में जाते हैं और जो अंग्रेजी वाले वो ओल्ड राजेंद्र नगर में जाते हैं। जी हाँ जी। पर बिलासपुर सर एकमात्र ऐसा है जहाँ पर हिंदी का 80% दबदबा है सर अभी भी। जी, हिंदी का दबदबा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी मुलाकात आपसे बिलासपुर जब मैं आया था तो हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा युवा जो संस्कारों से भी सज्जित है और अपने परिवार की विरासत को ठीक से संभाल कर अपना रास्ता चुनने के लिए यूपीएससी के मार्ग पर भी आगे बढ़ा है। मुझे ये बताइए कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर से जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो? जी सर, अभी जितने भी यूपीएससी रिजल्ट्स होते हैं, मतलब सीजीपीएससी की बात मैं नहीं करूंगा, यूनियन एग्जाम्स की बात करूंगा, तो उसमें अंग्रेजी माध्यम वाले का बहुत दबदबा है सर। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर कई मैथ्स के पेपर होते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं, जिसमें कि हिंदी वाले जो छात्र हैं वो पिछड़ जाते हैं। जी, ये प्रॉब्लम होती है सर। ये प्रॉब्लम है। जी सर। और दूसरी सर एक चीज और कहना चाहूंगा, यूपीएससी एक चीज अच्छी करता है, ऑप्शन जब आप मेंस एग्जाम देते हैं तो आपको 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। एक इंग्लिश कंपलसरी होता है सर जी, और जो दूसरा पेपर होता है वो कोई भी भाषा में, जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके दे सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। बहुत यूपीएससी अच्छा करता है। मैं आखिरी कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में मैं इसकी रिएक्शन पीयूष जी से चाहूँगा। पीयूष जी, मेरा बेटा जो करीब करीब 23-24 साल का है, उसने जब मुझसे पहली बार ये कहा कि जब ढेर सारी किताबें पढ़ने का शौक़ उसे भी है, तो उसने कहा जब ये किताबें मेरे आसपास होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ की गोद मुझे मिली हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई जनरेशन का युवक किताबों से ये प्रेम करता है। किताबों से ये प्रेम बहुत मदद करता है, और डिजिटल वर्ल्ड में भी किताबें अपनी सुगंध, अपनी मौजूदगी के साथ जिस तरह से आप हज़ारों किताबों के बीच में है, एक अलग ही आनंद देती हैं। इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका।
किताबें सचमुच आनंद देती है। माँ के साथ मैं लगातार 20-22 साल सभी माँ के साथ बैठता था। अद्भुत आनंद, किताबें और माँ का दोनों का एक साथ मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतना आनंद इस पूरे परिसर में आप देखेंगे कि केवल लाखों किताबें और कुछ नहीं है। हिंदी की पुस्तकें, अंग्रेजी की, मराठी की, बांग्ला की, महान साहित्यकारों के आप फोटो देखें, ऊपर तक जाइएगा आप तो देखेंगे मन्नू भंडारी, आप देखिए हरिवंश राय बच्चन जी, मतलब आपको इतनी सुखद अनुभूति थी। मेरा सुबह 9 से लेकर रात 9 12 घंटे कब निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता किताबों के बीच में। वाह वाह, मतलब वाह। इतना अद्भुत आनंद आता है किताबों के बीच में सर। ठीक है, मेरा व्यवसाय पुस्तकें हैं, लेकिन मैं दावे से बोल सकता हूँ कि पुस्तक प्रेमी से बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है सर। आपने बिल्कुल सही कहा। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपके पास एक हरा भरा बगीचा और ढेर सारी किताबें या एक अच्छा पुस्तकालय है तो दुनिया में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी, प्रणाम है तुझे, तूने हमें संस्कार दिए, भाषा दी, अभिव्यक्ति दी, हमें श्री बुक डिपो दिए और उसके पीयूष गुप्ता और उनके पुत्र जो बहुत प्रतिबद्धता से इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो दिए। मैं एक बार फिर आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो किताबें पढ़िए, हिंदी पढ़ते रहिए। हिंदी का समय अब आया है 2021 में, अब हिंदी का टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं कह सकता हूं केबीसी के बच्चन साहब की तरह कि हिंदी का समय शुरू होता है अब हिंदी तकनीक की भाषा है। ब्रेट ली और आशा भोसले का जो नामचीन क्रिकेटर हैं और आशा जी नामचीन पार्श्व गायिका, इनके एल्बम का है। पूरी दुनिया आज हिंदी बोलने के लिए तैयार है क्योंकि हिंदी बड़ा बाज़ार भी है। केयरफुली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है इसको। इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हमारी हैं राज्यों की और केंद्र की, इनको बहुत समझदारी से हिंदी को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हम एक बहुसांस्कृतिक बहुभाषी देश हैं और यहाँ हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। लेकिन हिंदी वो भाषा है जो पूरे देश को जोड़ती रही है, आगे भी जोड़ती रहेगी। मुझे दीजिए अनुमति इस विशिष्ट ख़ास पेशकश के बाद जो मेरे दिल से भी बहुत गहरी जुड़ी हुई है और हमेशा रहेगी। नमस्कार।